बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चल रहा है कि ईरान पर फैसला कौन हमला किया जाएगा और इसके लिए अमेरिका ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। यानी अमेरिका ये समझता है कि ईरान मुज़ाकरात में अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म करने पर आमादा नहीं होगा, इसलिए फूल प्रूफ तैयारियां पहले से ज़्यादा तेज़ कर दी गई हैं और अब मज़ीद अमेरिकी जंगी जहाज़ बहरा रूम में भी पहुंचना शुरू हो गए हैं और बहरे हिंद में भी। और इसके साथ यूरोप में एक हैरान कुन पेशरफ्त हुई है जिसके लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया जा सकता है। वो ये है कि जर्मनी एक तवील अरसे के बाद एक सुपर पावर बनने जा रहा है और उसने सुपर पावर फौजी एतबार से बनने का फैसला कर लिया है। इक़्तिसादी तौर पर तो वो पहले ही सुपर पावर है जिसकी सालाना जीडीपी जो है आप तसव्वुर कीजिए कितनी ज़्यादा है कि 7 खरब डॉलर, 7 खरब ट्रिलियन जो है होता है, ये खरब से भी बड़ा होता है। तो खैर इतनी बड़ी फौजी ताकत वो बनेगा और इसका पस मंज़र क्या है और ये क्यों उसने फौजी ताकत बनने का फ़ैसला किया, जबकि ये तय था कि जर्मनी अब अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफ़ा नहीं करेगा और जापान और जर्मनी दोनों मुल्क तवील अरसे तक इस काबिल नहीं बनने दिए जाएंगे कि वो किसी मुल्क पर हमला कर सके। ये एक बड़ी हैरान कुन पेशरफ्त है और तारीख़ में हमने देखा है कि गैर मुतवक्को तौर पर हालात बदलते हैं और चीज़ों की माहियत तब्दील होने के मौके पैदा हो जाते हैं। फिर पाकिस्तान का कुछ अहवाल के पीटीआई अमेरिका के जो चैप्टर है उसमें आपस में जंग छिड़ गई है हालिया मुलाकातों के हवाले से और इस जंग में एक दूसरे को गद्दार और वतन दुश्मन कहा जा रहा है। कुछ मुख्तसर जिक्र इसका और फिर ये कि गंडापुर की जो कल इमरान खान से मुलाकात हुई है तो उसमें इमरान खान तैयार हो गया है कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट का एक मुतालबा है कि अपने मीडिया को कंट्रोल करो, जिससे पहले इमरान खान ने इनकार कर दिया था, तो अब इमरान खान झुक गया है और उसका मुतालबा ये है कि इसके एवज़ बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाए। तो इस हवाले से कुछ पेशरफ्त मुतवक्को है। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अमेरिका से। अमेरिका ने मज़ीद जंगी बम्बार और लड़ाका तैयारे बहरा रूम में जो उसके फ़ौजी बेड़े हैं, फ्लीट है, जंगी फ्लीट, उन पर भिजवाए हैं और मज़ीद आ रहे हैं और इसी तरह कुछ मज़ीद तैयारे वो डियागो गार्शिया के जजीरे पर भी पहुँच रहे हैं जो कि बहरे हिंद में वस्ती मुकाम पर पाकिस्तान और इंडिया से कई हज़ार किलोमीटर दूर एक अकेला तनहा जजीरा है। वैसे तो एक नहीं कई जजीरे हैं, सिलसिला है छोटा सा, लेकिन मजमूही तौर पर ये बहुत ही छोटा सा इलाका है। 25-30 किलोमीटर बनता है इन सारे जजीरों का रकबा मिलकर और वहाँ अमेरिका और बरतानिया के फ़ौजी अड्डों के सिवा कुछ नहीं है। तो साथ ही एक चीज़ जो प्लान अमेरिका का लीक हुआ है या लीक किया गया है, यानी अमेरिका की तरफ से कुछ सरकारी बयान नहीं आया, लेकिन जो ज़राए हैं ईरान के सरकारी ज़राए और दूसरे मुल्कों के यूरोपीय न्यूज़ एजेंसियों के ज़राए वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका अगर ये मुआहदा नहीं होता 2 महीने तो उस हमलों के साथ ईरान में रिजीम चेंज का मंसूबा भी तय पा गया है। इससे पहले बाइडन दौर में भी ये तय हुआ था कि ईरान में रिजीम चेंज की जाएगी, लेकिन उस पर फिर कोई काम नहीं हुआ और वो दावा था वो अखबारी ज़राए की हद तक रहा। सरकार ने, अमेरिका की सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि रजीम चेंज होगी, लेकिन अब इस सिलसिले में प्लानिंग की गई है। प्लानिंग कुछ पहले भी अमेरिका करता रहा है और इस प्लानिंग की बुनियाद वो पार्टियां हैं जो डेमोक्रेसी पर यकीन रखती हैं और जिनके लोग इस वक्त अमेरिका और यूरोप में जिला वतन हैं, लेकिन उनके राब्ते ईरान के अंदर हैं और ये पार्टियां ईरान में अपनी ताकत शो कर चुकी हैं। 4-5 मरतबा पिछले 4 बरसों में 4-5 मरतबा इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई। पिछले साल जो तहरीक चली थी उसके शुरू में उससे तो लगता था कि शायद ये हुकूमत का तख्ता बस चंद हफ्तों तक उलट दिया जाएगा, लेकिन फिर वो तहरीक दबा दी गई। लेकिन वो तहरीक बहुत बड़े पैमाने पर चलाई गई थी। हर शहर में जलसे हो रहे थे, जुलूस निकल रहे थे, मौलवियों की तस्वीरें जलाई जा रही थी और यहाँ तक सूरत हाल हो गई थी कि मौलवी लोग सड़कों पर नहीं निकलते थे। जो मौलवी सड़कों पर निकलता था उसकी दस्तार खींच कर लोग भाग जाते थे और वो उन्होंने घरों में छुपने को तरजीह दिया और जो लोग निकलते भी थे मौलवी वो अपना हुलिया बदल के निकलते थे, पैंट पहन लेते थे, शर्ट पहन लेते थे, सर पर पगड़ी अमामा जो उनका ख़ास निशानी होती वो नहीं पहनते थे।
تو اس وقت یہ ایک قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ شاید اب ایرانی حکومت زیادہ عرصہ نہ ٹک سکے، لیکن انہوں نے حالات پر قابو پا لیا، کریک ڈاؤن کیا، گرفتاریاں کی، گولیاں ماری لوگوں کو، بہت کچھ ہوا۔ تو اب اس منصوبے کو روبہ عمل لایا جائے گا، اور حملے کے بارے میں جو چیزیں کنفرم ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کی تمام ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا جائے گا، کیونکہ امریکہ کے فوجی ماہر کہہ رہے ہیں کہ اگر مزید تاخیر کی گئی ایران کے خلاف ایکشن میں تو ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے قابل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے بہت قریب ہے، اور جب وہ ایٹمی طاقت بن جائے گا تو پھر ایران کے خلاف کوئی کارروائی مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ ظاہر ہے ایٹمی تنصیبات میں اگر ایٹم بم پڑے ہوں تو پھر ان پر حملہ جو ہے وہ نتائج پیدا کر سکتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایران اس قابل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایٹمی میزائل بنائے اور ایٹمی میزائل کسی ملک پر چلا دے۔ تو چنانچہ عملی طور پر اب یہ حتمی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیا جائے گا۔ ایران مذاکرات پر آمادہ ہے، لیکن کیا ایران ان مذاکرات میں ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائے گا؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ایرانی عوام کے جو اس طبقے کے اندر بہت بڑا ریئیکشن پیدا ہوگا جو امریکہ کے خلاف ہے اور جو موجودہ رجیم کے ساتھ ہے، اور جو مذہبی انتہا پسند ہے، جو غیر مذہبی لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں یا غیر فرقہ وارانہ لوگ ہیں، وہ ایٹمی پروگرام کے بھی خلاف ہے اور ایران کی غیر ملکی جنگی مہم جوئی کے بھی خلاف ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور یہ تو طے ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں ایران سے کوئی یقین دہانی نہیں لی جائے گی، کیونکہ یقین دہانی لینا تو اس ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایک بے معنی بات ہے، بلکہ یقین دہانیوں کا انتظام کیا جائے گا، یعنی وہ چیزیں، بہت ساری چیزیں اقوام متحدہ کی نگرانی میں یا دوسرے عالمی اداروں کی نگرانی میں ڈسمینٹل کی جائیں گی۔ یہ ہوتا ہے معاہدہ، اس طرح کا معاہدہ ہوگا، اور نہیں کہہ سکتے ہم اس وقت اس مرحلے پر کہ ایران راضی ہوگا یا نہیں راضی ہوگا، کیونکہ اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو اسے جن خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے بھی ایران کی قیادت اچھی طرح واقف ہے۔ اور یہ جو رجیم چینج کا منصوبہ ہے، اس کی پوری تفصیل ایرانی حکومت کے پاس پہنچ گئی ہے یا پہنچا دی گئی ہے یا لیک ہوئی ہے، جس طرح بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے کل پرسوں، میرے خیال میں پرسوں، صدر علی خامنہئی کا بیان پڑھا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی تو عوام اس کوشش سے نمٹ لیں گے، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ پھر ایران میں خانہ جنگی ہوگی، پھر عوام میں خانہ جنگی ہوگی، یعنی وہ عوام جو موجودہ حکومت کے خلاف ہے اور وہ طبقہ جو موجودہ حکومت کے ساتھ ہے، جن کے پاس ہتھیار بھی ہے، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ لوگ ان لوگوں کے مقابلے پر آ جائیں گے جو رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اور رجیم چینج کا جو پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف سے ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے جائیں گے، یہ حملے دو اطراف سے ہوں گے، ایک جنوب کی طرف سے یعنی ڈائگو گارشیا کے جزیرے سے جہاز اڑیں گے، اور دوسری طرف بحیرہ روم کے ساحلوں سے جہاں پر امریکی فلیٹ موجود ہیں، طیارہ بردار جہاز موجود ہے، اور ان طیارہ بردار جہازوں پر پہلے ہی اچھی خاصی تعداد فائٹر اور بمبر طیاروں کی موجود ہے، اور مزید ان میں کمک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حملے چند ایک نہیں ہوں گے بلکہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ اسی دوران آپ نے دیکھا کہ حوثیوں کے خلاف حملے تیز کر دیے گئے ہیں، کل پھر انہوں نے کچھ منتخب مقامات پر شدید بمباری کی ہے، اور یہ رپورٹیں امریکی اور یورپی میڈیا میں چھپ چکی ہیں کہ حوثی فوج کے تقریباً 300 افسر سے مراد چھوٹے رینک کا افسر نہیں بلکہ اچھے خاصے افسر، بریگیڈر کہہ لیں، میجر جنرل کہہ لیں، اس رینک کی یہ تفصیل نہیں بتائی گئی، لیکن سینئر افسر کہا گیا ہے، اور سینئر افسر ظاہر ہے کوئی کارپور جو ہے وہ تو سینئر افسر نہیں ہوتا، تو 300 کے قریب سینئر افسر حوثی فوج کے مارے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جانی نقصان ہے فوج کے لیے، اگرچہ افرادی طاقت کے حوالے سے حوثیوں کے فوجیوں کو یا سپاہیوں کو بالعموم نشانہ نہیں بنایا گیا، اور یہ تو ہوتا ہے کہ کچھ سنگن مل جاتی ہے کہ طیارے فلاں مقامات پر بمباری کر سکتے ہیں، تو ان ٹھکانوں پر سے بالعموم فوج یا ان کے افسر یا عملہ نکل جایا کرتا ہے۔ تو پچھلے 1.5-2 ہفتے میں شمالی یمن کی بیشتر فوجی تنصیبات کا صفایا کیا جا چکا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو یمن میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ان واقعات کی توقع نہیں تھی، اور ٹرمپ کی جو ترجیحات تھی تو ان سے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ یمن میں بھی جنگ نہیں کرے گا، اور ایران کے بارے میں بھی وہ خاموشی اختیار کرے گا، جو الیکشن سے پہلے کی جو خبریں آ رہی تھی نا، کیونکہ خود صدر ٹرمپ کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم ایران سے محاذہ رہی نہیں کریں گے بلکہ
पुरअमन बातचीत से मसला तय कर लेंगे। ये लहजा जो था वो ये बता रहा था कि ईरान से मुसालियत वाला रवैया अपनाया जाएगा, लेकिन अब जो चीज़ें और जो अमली तैयारी हमें नज़र आ रही है वो आपने देखी। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जर्मनी के साथ क्या हुआ। पिछले दिनों जर्मनी में एक अफवाह फैली और ख़ुद हुकूमत की तरफ से फैलाई गई। इससे पहले इसका पस मंज़र ये है कि अमेरिका ने यूरोप वालों को कह दिया था कि आपने अपना दिफा खुद करना है, हम आपके दिफा के लिए आगे नहीं आएंगे, और रूस ने यूक्रेन में जो करना है वो कर ले, हम नहीं रोकेंगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये अफवाह फैली कि रूस जर्मनी पर हमला करने वाला है। ये अफवाह फैलाई गई, जर्मनी के अंदर अफवाह फैलाई गई, और वहाँ से फिर ये ख़बरों की सूरत में पूरी दुनिया की मीडिया पर नशर हुई। और फिर कल सदर पुतिन ने ये एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम जर्मनी पर क्यों हमला करेंगे जिसकी मईशत पर दबाव है, जहां लाखों तारकीन वतन का मसला है, हम जर्मनी पर कोई हमला नहीं करना चाहते। आगे पुतिन का बयान भी ऐसे ही गैर ज़रूरी था, इसलिए कि जानने वाले जानते हैं कि रूस जर्मनी पर हमला नहीं कर सकता। उसकी दो बातें इसमें अहम हैं, आप नोट फरमा लीजिए। एक तो ये है कि यूक्रेन की जंग में उलझा हुआ रूस किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के काबिल नहीं है इस वक्त। मुस्तकबिल में वो अपनी फ़ौज दोबारा ऑर्गेनाइज करे, दोबारा, तो उस वक्त के जो मामलात हैं वो उस वक्त देखे जाएंगे, फिल वक्त वो हमला करने के काबिल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि रूस जर्मनी पर हमला करेगा कैसे, क्योंकि उसका बॉर्डर तो रूस से नहीं मिलता है। रूस पहले बाल्टिक स्टेट्स को अबूर करेगा, फिर वो पोलैंड को अबूर करेगा, फिर ही जर्मनी पर वो बर्री हमला कर सकता है। और अगर समुद्री हमले की बात हो तो वो तो रूस के बस में नहीं है, क्योंकि रूस की नेवी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो जर्मनी को सालों पर से उतर कर जर्मनी पर कब्जा कर सके। फ़ज़ाई हमले वो कर सकता है, तो लेकिन फ़ज़ाई हमलों के जवाब में जर्मनी के पास भी जहाज़ तो है, फ़ौज भी है, जहाज़ भी है, हथियार भी है, तो जर्मनी जवाबी कार्रवाई करेगा। तो ये रूस के हमले वाली तो बात ही गलत है, रूस हमला नहीं कर सकता। बीच में पोलैंड का बहुत लंबा चौड़ा मुल्क है और बाल्टिक स्टेट्स का रकबा थोड़ा है, लेकिन पोलैंड भी तो है ना। पोलैंड से गुजर कर फौजें रूस की जर्मनी में दाखिल हो सकती है। तो फिर यह अफवाह क्यों फैलाई गई? अफवाह फैलाने की वजह एक ही थी कि जर्मनी इस मौके को अपनी फ़ौजी अज़मत बहाल करने का मौका समझ रहा है, जो उसे बड़ी मुश्किल से और गोया के 75-76 साल के बाद उसे ये मौका मिला है। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी सुपर पावर था, रूस से बड़ी सुपर पावर था, बरतानिया से बड़ा था, फ्रांस से बड़ा था, और अमेरिका से भी कुछ छोटा नहीं था। अमेरिका से छोटी पावर नहीं थी जर्मनी की। जर्मनी ने इत्तेहादियों को हर महाज पर शिकस्त दी, हर महाज पर मुकाबला किया, और जर्मनी की इंडस्ट्री उस दौर में भी दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री थी अमेरिका के बाद। और जर्मनी की बहुत मजबूत फौलादी सनत की जो बेस है वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो जब चाहे वो हथियार बना सकता है अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़रूरत और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आप जंग अज़ीम के वाक़यात पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उस ज़माने में जर्मनी के टैंक अमेरिका के टैंकों से बेहतर होते थे। जर्मनी की आबदोज़ें अमेरिका और बरतानिया की आबदोज़ों से बेहतर थी। जर्मनी की फ़ौज ज़्यादा लड़ाका थी। जर्मनी को शिकस्त इसलिए नहीं हुई कि उसके पास हथियारों की कमी थी या उसकी फ़ौज इतनी ताकतवर नहीं थी। जर्मनी को तो रूस के सर्द मौसम ने और हिटलर के एक गलत फ़ैसले ने तबाह कर दिया। वो इस तरह कि इसने लाखों की तादाद में फ़ौज रूस में भेज दी, जो रूस के अंदर घुस गई, और इधर शुमाल में वो मास्को के करीब तक जा पहुंची, और उधर जनूब में स्टालिनग्राड, जिसका नाम अब फिर बदल दिया गया, वो वहाँ तक पहुँच गई। हिटलर का अंदाज़ा ये था, हिटलर को रोका गया था कि आप हमला ना करें, बर्फ़बारी होने वाली है। हिटलर का अंदाज़ा था कि बर्फ़बारी से पहले पहले हम मास्को पर कब्ज़ा कर लेंगे, और फिर जब बर्फ़बारी होगी तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि फिर जो कमों का मसला है वो तो हवाई जहाज़ों का एक एयर ब्रिज बना देंगे, हम जहाज़ उड़ते रहेंगे और कमक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन हुआ ये कि जिसका अंदाज़ा माहरीन मौसमियात को भी नहीं था कि बर्फ़बारी मुकर्ररा वक्त से पहले शुरू हो गई, और जर्मनी की फ़ौज जो थी वो वहाँ बर्फ़ में धंस गई। रूस का वसी इलाका है वहाँ जंगलात का, और वहाँ यानी कीचड़ हो गया, और रूस के टैंक उसमें धंस गए, वो मूव करने के काबिल ही न रहे, और इतनी बड़ी तादाद को हवाई जहाज़ों के ज़रिए खुराक नहीं पहुँचाई जा सकती थी। लाखों जर्मनी फ़ौजी वहाँ सर्दी से बर्फ़बारी से मर गए, और वो बर्फ़बारी इस तरह की नहीं थी। रूस में जो बर्फ़बारी होती है वो इस तरह की नहीं होती जिस तरह हमारे मरी में होती है। वहाँ जब बर्फ़बारी होती है तो
जूते पाँव के साथ जुड़ जाते हैं और जब जूता उतारा जाता है तो पाँव की खाल उतरकर जूते के साथ चली जाती है। तो इस हालत में जर्मनी की बहुत बड़ी फ़ौज वहाँ मारी गई और फिर ये है कि उनके हौसले इतनी बड़ी हलाकतों की वजह से हौसले पस्त हो गए और इधर अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस और दूसरे इत्तेहादी उनको मसलन बरतानिया के साथ बर्रे सगीर की फ़ौज भी थी, तो इनकी तरफ से जलगार हुई और जर्मनी को शिकस्त हो गई। और या हम अगर रूहानी एतबार से बात करें तो इसने जो 50 लाख यहूदी मारे थे, ज़ाहिर है वो बेगुनाह यहूदी थे, इंसानों का कत्ल, और वो भी तड़पा कर। आपने अगर उस दौर की तफसीर पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जुल्म की ऐसी वारदातें की गई जिनका इंसानी जहन में तस्वुर भी नहीं आ सकता था। ज़िंदा लोगों की खालें उतारी गई, ज़िंदा लोगों को भट्टियों में जलाया गया, उन्हें भूख और फाका कशी से मारा गया और उन पर जहरीली गैस छोड़ी गई। तो 50 लाख यहूदी इसने मारे हिटलर ने। तो ये बेगुनाहों का जो खून था, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी बेगुनाह का खून अल्लाह ताला को कतअन पसंद नहीं है। तो ये उनकी, हम कह सकते हैं कि उनकी बदुआएं लगी। जो भी हुआ तो ये जर्मनी को शिकस्त हो गई। और जर्मनी की मजबूत जो सनत है, दुनिया के 7 बड़े मुल्कों में जर्मनी का गालबन 5वां मकाम है, चौथा मकाम है गालबन, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, चौथा या तीसरा, नहीं तीसरा या चौथा है। तो बहुत बड़ी सनत है। जैसे कि मैंने बताया कि उसकी जो GDP है वो 6 खरब डॉलर से ज़्यादा है, 6 खरब डॉलर, अरब डॉलर नहीं, खरब, ट्रिलियन डॉलर। और उसकी फ़ीकस आमदनी 70-71 हज़ार डॉलर है। यानी फ़ीकस आमदनी से मुराद ये नहीं कि एक घर की कितनी आमदनी है। अगर एक घर में 4 आदमी हों तो गोया के $3.25 लाख उस घर की आमदनी है। तो ये जर्मनी की दौलत का आप अंदाज़ा लगाएं। इन दिनों वो कर्ज़ों के बोझ में है, माशी कसाद बाज़ारी है, लेकिन इससे उसकी मजबूत माशी और सनती बुनियाद पर कोई असर नहीं पड़ता। और वो इस इस्तेदाद के साथ बड़े मुख्तसर वक्त में जंगी साजो सामान बनाने का प्लान शुरू कर सकता है और उसने प्लान शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते जर्मनी ने अपने दिफाई बजट में कई गुना इजाफा कर दिया है और जिससे साफ पता चलता है कि वो अब दोबारा सुपर पावर बनेगा हथियारों के एतबार से। और इसको सुपर पावर बनने के लिए कुछ 5 साल, कुछ 10 साल नहीं चाहिए। वो चंद महीनों में एक पूरी डिफेंस एम्पायर खड़ी कर लेगा। तो जर्मनी और जापान पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद से ये पाबंदी लगाई गई थी कि वो फ़ौज नहीं रख सकते। कुछ अरसे के बाद ये पाबंदी रिलीज़ हुई, हल्की हुई, कि इतनी महदूद तादाद में वो फ़ौज रख सकते हैं। इतनी फ़ौज जर्मनी रख सकता है, इतनी फ़ौज जापान रख सकता है। लेकिन अब जर्मनी ने, जब ज़ाहिर ट्रंप ने ऐलान कर दिया तो वो माहदा जो था, वो जो मामला था, ख़त्म हो गया, टूट गया। जर्मनी इससे पहले जब दीवारें बर्लिन टूटी सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद, तो मुत्तहद हो गया। और मुत्तहद होने के बाद भी एक पेशगोई यूरोपीय बरादरी के लोगों की तरफ से आई थी, वो गलत साबित हुई। वो ये थी कि मशरक़ी जर्मनी चूँकि बहुत गरीब है, अब आप देखें कि कौमें किस तरह हालात बदलती हैं और हमारे कौम के हालात क्या हैं। तो ये आम प्रेडिक्शन थी कि मशरक़ी जर्मनी चूँकि बहुत गरीब रहा है सोवियत कब्ज़े के ज़माने में, बहुत ही गरीब, और मगरबी जर्मनी मालदार है। तो जब ये अब दोनों जर्मनी मुत्तहद हो गए हैं तो जर्मनी की मईशत पर दबाव पड़ेगा और जर्मनी गरीब हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके उलट, जर्मनी पहले से भी ज़्यादा अमीर हो गया और मशरक़ी जर्मनी की गुर्बत भी चंद बरसों में ख़त्म हो गई। हम ऐसा सोच सकते हैं पाकिस्तान में बैठकर, हमारे पास तो ऐसे दिमाग ही नहीं है जो कोई ढंग की बात सोच सकें, कोई ढंग की प्लानिंग कर सकें। तो ये हैरान कन तौर पर जर्मनी अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है और इसकी वजह ट्रंप साहब है। नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले दिनों से 6-7 दिनों से बहुत चर्चा है उन खबरों का कि जिसमें अमेरिका से PTI के कुछ लोग यहाँ आए और ISI की चीफ से मिले और फिर उससे पहले एक जनरल से मिले, दूसरे जनरल से, और उनमें कुछ बातें हुई। तो इसका पहले मैं आपको ये बता दूं कि DG ISI से इनकी मुलाकात नहीं हुई, एक जनरल से मुलाकात हुई। और उस मुलाकात का खुलासा ये है कि फ़ौज ने इन पर वाज़े कर दिया कि 26 नवंबर को किसी तरफ से गोली नहीं चलाई गई थी। इससे पहले ISPR के एक बयान को बुनियाद बनाकर PTI ने ये गुल मचाया था कि ISPR ने कहा है PTI के रहनुमाओं से, कोई
उस दिनों वो गंडापुर मिला था ना, गंडापुर, तो गंडापुर से ये कहा है उस फौज ने कि हमने गोली नहीं चलाई, यानी ये कि गोली चली है और वो वफाकी हुकूमत ने चलाई है, हमने नहीं गोली चलाई, ये देख लो ये फ़ौज ने मलबा मुस्लिम लीग पर डाल दिया। ये उस वक्त भी गलत रिपोर्टिंग हुई थी। तो इस मुलाकात में फ़ौज ने वाज़े तौर पर कहा कि 26 नवंबर को डी चौक पर कोई गोली नहीं चली, यानी किसी तरफ से कोई गोली नहीं चली, ये गोली चलने का इल्ज़ाम झूठा है, आप झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इस मुलाकात में जनरल साहब ने मुलाकातियों से यही कहा कि आप ये प्रोपेगेंडा बंद करें, फिर हो सकता है हम पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को रिहा कर दें, लेकिन इमरान खान की रिहाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसका तो इम्कान ही पैदा नहीं होता। गोया कि वो वफद इस हवाले से मायूस किया, लेकिन इस हवाले से पुरुमीद होकर वापस गया कि हम न कुछ रिहाई, लोगों की रिहाई करवा लेंगे। अच्छा खैर ये तो हुआ, और उसी तनाजुर में फिर ये गंडापुर की मुलाकात हुई है, और मुलाकात में जो इमरान खान जो अब तक अकड़ा हुआ था कि मैं अपने सोशल मीडिया पर से कंट्रोल ख़त्म नहीं करूँगा, तो वो आमादा हो गया है कि ठीक है, मुझे मालूम करके बताओ कि मुझे क्या रियायत मिल सकती हैं, और मैं ये यानी वो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट और वो जो सारा झगड़ा है सोशल मीडिया पर कंट्रोल का, उससे कम करने पर जुज़वी तौर पर तैयार हो गया है, वरना इससे पहले तो वो बात नहीं करता था। तो इसे हम इमरान खान की एक बड़ी शिकस्त कह सकते हैं। दूसरी तरफ इनके आपस में वो ठन गई है, और वहाँ अमेरिका में दो शैतान हैं, एक का नाम आतिफ खान है और एक का नाम सजाद बरकी है। तो ये जो ग्रुप आया था, ये इसका ताल्लुक़ है आतिफ खान से। अच्छा, आतिफ खान भी एक बहुत बददियानत और करप्ट और यानी बहुत जहरीले नज़रियात रखने वाला है, लेकिन वो सजाद बरकी से कम। सजाद बरकी इमरान खान का पता नहीं क्या लगता है, बहुत ही फर्स्ट कज़न टाइप का इसका वो रिश्तेदार है, हाँ उसके मामू का बेटा है। तो ये इंतहाई गलीज़ आदमी है, और ये वो शख्स है जो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाने का मास्टर माइंड है, और जो सरेआम कहता है कि पाकिस्तान की असल दुश्मन पाकिस्तान की फ़ौज है और पाकिस्तान की फ़ौज में बगावत हो जानी चाहिए। और इसकी दिमागी हालत ये है कि इसने कल परसों की बात है कि इसने एक इंटरव्यू में ये कहा कि पाकिस्तान के 94% आवाम जो है वो पीटीआई के साथ हैं। अब इस दावे का पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन लतीफ़ा ये बनता है ना कि गोया के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी और JUI और बलोच कौम परस्त और मंजूर पश्तीन पार्टी और लब्बैक तरीक और जितनी भी पार्टियाँ हैं, ये सब के हिस्से में मिलाकर तो फिर एक फ़ीसद वोट भी नहीं आता, क्योंकि 7-8 पार्टियाँ हैं जिनका वोट बैंक है। मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी का ज़्यादा, बाकियों का कम है। तो लेकिन यहाँ तो उनके पास वो 7 पार्टियाँ अगर बने तो ये 1% से भी कम। तो खैर ये पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं, हमाकत वाली बात है। तो जिस आदमी की जहनी हालत ये हो, वो इस तरह की बातें करता हो, वो पाकिस्तान की नफ़रत में बड़ी हद तक पागल हो गया है, तो उनकी फूट पड़ गई है। यानी ये सारे का सारा टोला एक दूसरे को गालियां दे रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है बरकी ग्रुप की तरफ से कि आतिफ खान ने फ़ौज से पैसा लिया है, माल लिया है, और फ़ौज ने इसको ब्रेन वाश करके भेजा है। ये इल्ज़ाम झूठा है, ये सच्चा है, इस पर इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फ़िलहाल ये है कि वह अमेरिका के इन पाकिस्तान दुश्मन अनासर के अंदर एक युद्ध छिड़ गया है। देखिए क्या होता है। इजाज़त दी, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।